हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और सब क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं? मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम क्या है, बहुत नज़दीक है। आने वाले मंथ में पेपर हो जाएगा, इसीलिए तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक थोड़ा स्लो है तो उसको फास्ट कर दीजिए, काहे कि समय बहुत कम है और हम लोग को पूरा कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 9। एल एल एम के सिलेबस में पूरे 9 सब्जेक्ट हैं। और आपको मान लीजिए कि उसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? भारत का संविधान। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? भारत का संविधान। हम लोग पहले संविधान है क्या, इसका विकास कैसे हुआ, संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको जानते हैं। तो संविधान क्या है? मतलब किसी देश को या किसी भी समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान जो है इसको बोलते हैं लैंड ऑफ लॉ, या मातृ विधि, या विधि की माँ। क्या है संविधान? यह विधि की माँ है, या लैंड ऑफ लॉ है। क्या है ये? लैंड ऑफ लॉ है या विधि की माँ है। इसका क्या मतलब हुआ? लैंड ऑफ लॉ, विधि की माँ। देखिए, विधि की माँ इसलिए इसको कह दिया जाता है कि देश, जो भी कोई देश हो या कोई भी समाज हो, उसको चलाने के लिए जो सबसे मूल तत्व होता है, जो मूल विधि होता है, जो नियम विनियम का जो मेन संहिता होता है, उसी को बोला जाता है लैंड ऑफ लॉ। यानी कि जो सबसे मूल है उसी के अकॉर्डिंग टू उस देश या समाज की अन्य विधियां का निर्माण किया जाएगा, उस समाज का प्रशासन शासन किया जाएगा। तो जो संविधान होता है वह किसी भी देश का मूल विधि होता है। मूल विधि का मतलब है सर्वोच्च विधि। संविधान कैसी होती है? ये सर्वोच्च होती है। ये सर्वोच्च मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ये सबसे सुप्रीम है। मान लीजिए कि अगर एक ऐसा हायरार्की खींचा जाए तो संविधान यहाँ पर है, यहाँ पे संविधान है, इसके नीचे और सब विधियाँ होंगी। जैसे मान लीजिए CRPC यहाँ पे आ गया, साक्ष्य विधि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे IPC आ गया, यहाँ पे पारिवारिक विधि आ गया, और सबसे नीचे कौन आएगा? यहाँ पे समाज। यहाँ पे कौन आएगा? समाज। इस समाज को रेगुलेट करने के लिए, यानी इस समाज को व्यवस्थित ढंग से शांतिपूर्वक चलाने के लिए जो सबसे मूल तत्व होता है, जो सबसे मूल दस्तावेज होता है, जो मूल नियम होता है, जो मूल रूप से उसके प्रशासन के लिए बनाई गई संहिता होता है, उसी को बोलते हैं हम संविधान। तो संविधान क्या है? ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसको बोला जाता है मूल मानक। ये लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है मूल मानक क्या है। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो मूल मानक हमारा संविधान है, क्योंकि हम लोग क्या हैं? एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे हैं, और हमारे देश के शासन प्रशासन के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है। और वो संविधान क्या है? हमारा मूल विधि है, मूल मानक है, सुप्रीम लॉ है। तो इसको आप जो भी कहिए, या लैंड ऑफ लॉ कहिए, या विधि की माँ कहिए, या इसको मूल मानक कहिए, या सुप्रीम लॉ कहिए, ये क्या है? हमारी सर्वोच्च विधि है। क्या है? ये सर्वोच्च विधि है। तो संविधान सबसे ऊपर है,
और समाज सबसे नीचे है। ध्यान रखिएगा, संविधान इस श्रृंखला में, इस हायरार्की में सबसे ऊपर है और समाज सबसे नीचे है। और समाज को विनियमित करने की जो सबसे सर्वोच्च विधि है वो है संविधान। और संविधान से जो निकली विधियां हैं, यानी संविधान में सारे चीज़ों को हम विस्तार से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान हमारा क्या है, मूल मानक है। तो मूल मानक में मूल बातें लिखी होती है, जो मेन बातें होती है, सिद्धांत। जैसे कि हमारा देश है तो इसका प्रशासन कैसा होगा, तो पार्लियामेंट्री होगा। तो उसमें लिख दिया गया कि भारत का जो शासन प्रशासन होगा वो संसदीय शासन व्यवस्था से होगा। देश में सरकार कैसी होगी, तो लोकतंत्रात्मक सरकार बनेगी। यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी जाएगी, लोकतंत्रात्मक होगा। यहाँ पे एक लोक सेवा आयोग होगा, यहाँ पे निर्वाचन आयोग होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी, एक व्यवस्थापिका होगी। ये सब प्रावधान किया गया। ठीक, तो ये सब क्या है, मूल चीज़ है, मेन सिद्धांत है। और इसमें संरचना है, किसकी, सरकार की संरचना है, मेन सिद्धांत है। तो उसको हम जिसमें वर्णन किए वो संविधान है। ठीक है, और उस सिद्धांत, उस संरचना, उस कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को चलाने के लिए कुछ विनियम बनाना पड़ेगा, कुछ अधिनियम बनाना पड़ेगा, कुछ कानून बनाना पड़ेगा, कुछ अध्यादेश लाना पड़ेगा। वो सब कहाँ से निकलेगा, इसी संविधान से निकलेगा। तो ये जितना आप कानून पढ़ रहे हैं, जितने भी कानून देश में पढ़ते हैं, वो सब किसके अधीन होता है, संविधान के अधीन होता है। क्यों अधीन होता है, क्योंकि संविधान जो है हमारा मूल मानक है और उसी से दिशा निर्देश प्राप्त करके उसी के अनुसार हम अन्य विधियों का निर्माण करते हैं। हम मतलब संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब जिसको हम चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद में भेजते हैं। संसद का निर्माण किससे होता है, तो वहाँ पे एक दो सदन होती है, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा होता है उसका राष्ट्रपति। तो अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट का निर्माण कैसे होता है, तो पार्लियामेंट का निर्माण ये है संसद, ये संसद है। संसद का निर्माण करने वाले 3 तत्व हैं। 3 तत्व में पहला हो गया राष्ट्रपति, इसके एक भाग ये है राष्ट्रपति। दूसरा हो गया राज्यसभा, ये ऊपरी सदन होती है। एक हो गया लोकसभा, ये निम्न सदन होती है, लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में कौन जाते हैं, जिनको हम वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना नेता घोषित करते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, हम लोग प्रत्येक 5 साल पर वोट डालते हैं। जो भी वयस्क है, 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, सारे क्या करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हुए मत देते हैं और लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। वो सब जाके लोकसभा बनाते हैं, फिर राज्यसभा बनता है, फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और ये तीनों मिलते हैं, तो इसी तीनों के मिलने को ही क्या कहते हैं, संसद। तो यदि आपसे कोई पूछे कि संसद क्या है, तो जब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, चावल दाल सब मिक्स करके, वैसे ही जब ये तीनों को मिला दिया तो इसी को क्या कहते हैं, संसद। संसद मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या करती है, इस संविधान को या इस संविधान के विनियमन के लिए या इसके अनुसार देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए कुछ नियम, अधिनियम, अध्यादेश, कानून ये सब बनाती रहती है। और वो जो होती है संविधान के अनुसार होना चाहिए, यानी कि CRPC, साक्ष्य विधि, IPC, पारिवारिक विधि, सब कहाँ से निकला है, सब निकला है संविधान से। और ये सब किसके अकॉर्डिंग टू है, संविधान के अनुसार है। यानी संविधान में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया गया, कहाँ पे, साक्ष्य विधि में, CRPC में, IPC में, पारिवारिक विधि में, और अन्य जितनी भी विधियाँ देश में लागू होती हैं या प्रेजेंट समय में लागू हैं, सब कहाँ से विनियमित होती हैं, संविधान से। अगर वो संविधान के विरुद्ध जाएंगी तो क्या होगा, उसको न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और वो नल एंड वैलिड हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, उस विधि का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। तो संविधान क्या है, तो संविधान हमारा सर्वोच्च विधि होता है, मूल मानक होता है। अब हम इसका एक परिभाषा के रूप में देखते हैं
कि परिभाषा इसका क्या हो सकता है। तो संविधान क्या है? तो संविधान एक दस्तावेज है जिसकी पवित्र स्थिति है, या देश, जिस भी देश का वो संविधान है उस देश में उसको पवित्र चीज़ माना जाता है, पवित्र दस्तावेज माना जाता है, उसकी बहुत आदर सम्मान किया जाता है, जैसे कि हम लोग अपने संविधान के प्रति करते हैं। तो उसको एक विशिष्ट पवित्रता प्राप्त होता है। संविधान क्या है? तो संविधान एक दस्तावेज है जिसको कि एक विशिष्ट पवित्रता प्राप्त है। क्या प्राप्त है इसको? विशिष्ट पवित्रता प्राप्त है। तीसरा कि इसमें सरकार के अंगों को, सरकार के अंग मतलब, सरकार के अंग मतलब होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। सरकार के अंगों या सरकार के विशिष्ट ढांचे, संरचना, सिद्धांत, जो सरकार है उसकी संरचना, उसका ढांचा, उसका सिद्धांत आदि का उसमें वर्णन किया जाता है। संविधान में क्या होता है? तो संविधान में सरकार के ढांचे हो गए, उसकी संरचना हो गया, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं उसका उसमें वर्णन किया जाता है। इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग सरकार पे आते हैं कि सरकार क्या है। सरकार क्या है, थोड़ा सा इसको जानते हैं कि सरकार क्या है। देखिए, हम लोग जब पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े थे होंगे आप, जब हम लोग 9th 10th में थे तो सोशियोलॉजी पढ़ते थे, या फिर सभ्यता समाज का कैसे विकास हुआ इसको हम लोग पढ़े हैं। तो सभ्यता समाज के विकास के प्रारंभ में हम लोग कैसे रहते थे? एक समुदाय में रहते थे, अपना अपना सबका कबीला होता था, कबीला का कोई हेड होता था, नेता होता था जो कबीला का संरक्षण करता था। कबीला का जो नेता होता था वो कबीला को क्या करता था? रिप्रेजेंट करता था। अगर उस कबीला से संबंधित कोई भी समस्या होता था तो नेता के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता था। एक कबीला दूसरे कबीला से कैसे बात करता था? एक दूसरे के नेता के थ्रू। ये होता था उस समय। क्या धीरे 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 सभ्यता का विकास होता गया, तो हम लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते आज पहुँच गए। तो जब हम लोग 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में विकास कर ली, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो सरकार का कंसेप्ट आ गया। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज के आने से पहले यहाँ किसका शासन हुआ करता था? राजा का। किसका शासन होता था? यहाँ पे राजा का शासन होता था। हम इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो पुनः इसको वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये आपका कंसेप्ट बनाएगा, क्योंकि संविधान को समझने से पहले आपका संविधान का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको संविधान समझ ही नहीं आएगी संविधान है क्या। तो हम लोग का जो समाज था वो कबीला में था। कबीला से आगे बढ़े तो हम लोग आ गए राजा के पास, राजा हो गया। ये राजा कब तक रहे? जब हमारा मुगल साम्राज्य का जो शासन था, यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि सम्राट मुगल एम्पायर होते थे। तो हम लोग यहाँ से विकास किए कबीला के लेवल से, और कबीला के लेवल से विकास करते करते सम्राट के लेवल तक आ गए। यहाँ 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो देखती है कि अरे इनका शासन व्यवस्था तो बहुत पुराना है, मॉडर्न हुए नहीं है। तो इन्होंने शासन व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। उसके बाद से इन्होंने क्या किया? हमारे देश में संवैधानिक विकास, नियम, अधिनियम, राजलेख, इसके माध्यम से उन्होंने विधि का विकास करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। और वहीं से हमारे यहाँ क्या हुआ? एक नया कंसेप्ट आ गया। किसका? सरकार का। सरकार बनेगी। तो सरकार होता क्या है देखिए। तो हम लोग समझ गए कि हमारे यहाँ विधि, जो मुगल एम्पायर थे उस समय तक सरकार जैसा चीज़ नहीं था, राजा होते थे, वही सब करते थे, राजा प्रजा राजा प्रजा। जब मुगल आए, मुगल खत्म हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे 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 संवैधानिक विकास किया। फिर यहाँ सरकार, राज्य, प्रांत, ऐसे ऐसे करके उन्होंने इस सब चीज़ों को विधि के माध्यम से आगे डेवलप किया, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे संवैधानिक विधि के विकास में। अभी हम लोग सरकार पे चलते हैं। सरकार क्या है?
इसको समझ लीजिए। कहते ना भाजपा सरकार बकवास की सरकार, तो कोई कहता है मोदी कांग्रेस की सरकार बकवास की सरकार, तो कोई कुछ कहता है ना। सब लोग एक दूसरे की, जो पार्टी का समर्थक है वो तो उसका समर्थन करेगा, जो विरोधी है उसका विरोध करेगा। तो सरकार हमेशा मतलब सुनने में क्या आता है सरकार, तो मतलब सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार किसको कहते हैं? क्या मोदी सरकार है, क्या अखिलेश सरकार है, क्या योगी सरकार है, कौन सरकार है? सरकार मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सरकार? सरकार का अर्थ क्या होता है? हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं अरे मोदी सरकार में ऐसे हो गया वैसे हो गया, योगी सरकार में ऐसे हो गया, कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे हो गया। मतलब सरकार मतलब क्या? तो आज आप समझ लीजिए कि सरकार का मतलब होता क्या है। देखिए ये है सरकार। सरकार के होते हैं 3 अंग। 3 अंग मतलब पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों में प्लस लगा दीजिए, तीनों में प्लस लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों को जोड़ करके एक जगह कर देते हैं, यानी खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी कैसे पकाते हैं हम लोग? चावल, दाल, नमक, हल्दी, मिर्च सब मिला देते हैं एक बार में, वैसे ही यहाँ तीनों को एक बार में मिला दीजिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों को मिक्स करिए। जब इस तीनों को मिक्स करने से जो प्रोडक्ट बन के आएगा वही सरकार है। यानी कि जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों को मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? सरकार। तो सरकार का निर्माण अकेले योगी, मोदी, कांग्रेस नहीं करती, ये गलत है। सरकार का निर्माण कैसे होता है? तो सरकार का निर्माण होता है कार्यपालिका के मिलने से, विधायिका के मिलने से और न्यायपालिका के आपस में मिलने से। जब ये तीनों आपस में मिलती हैं तो इसको सरकार कहा जाता है। यानी कि सरकार के 3 हाथ हैं। सरकार अपना काम कैसे करती है? 3 हाथ के माध्यम से। इनको हैंड बोलिए, ये हाथ है। किसकी हाथ है? सरकार के हाथ है। एक हाथ कार्यपालिका है, एक हाथ न्यायपालिका, एक हाथ विधायिका। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, LLB में भी और LLM में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग है, सरकार में कौन शामिल है, सरकार में कौन शामिल नहीं है। अब आपको पता हो गया कि सरकार क्या है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सरकार क्या होता है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सरकार का सही अर्थ जानें। तो सरकार ये है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठीक है, सरकार हम लोग समझ गए। सरकार को समझने के बाद थोड़ा सा अब हम लोग संवैधानिक विधि की तरफ चलें। संवैधानिक विधि के तरफ चलें तो हम लोग देखें संविधान। अच्छा, संविधान क्यों आवश्यक है? थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए पहले। संविधान क्यों आवश्यक है? मान लीजिए संविधान न रहे तो शासन प्रशासन नहीं चलेगा। क्या हो सकता है कि बिना संविधान के शासन चले, बिना संविधान के देश चले? इंग्लैंड में संविधान नहीं है, पता है ना? इंग्लैंड में संविधान नहीं है, वो बिना संविधान का देश है। और विश्व में वो कौन सा देश है जो पहली बार संविधान बनाया? ये दोनों को प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कोई रिटन संविधान नहीं है, लिखा हुआ संविधान नहीं है, और विश्व का वह कौन सा देश है जो सबसे पहले संविधान बनाया, यानी संविधान का कंसेप्ट दुनिया को दिया कौन? संविधान जैसा कोई चीज होता है, पहली बार मार्केट में इसको लॉन्च कौन किया? आज की भाषा में बोला जाए तो, है ना?
लॉन्च कौन किया है? हम लोग को नहीं ना कौन सी कंपनी इसको लॉन्च की है। जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ही देखते हैं कंपनी कौन है ना। तो ऐसे ही संविधान को विश्व पटल पे लॉन्च कौन किया? तो संविधान को विश्व पटल पे लाने वाला देश का नाम है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका ने विश्व में पहली बार संविधान का निर्माण किया था। ठीक है। दूसरा है यूके। यूके में संविधान है ही नहीं। वहां पे संविधान क्या है? नहीं है। तो फिर वहां का शासन प्रशासन कैसे चलता है? वहाँ तो आज भी राजा होते हैं, रानी होती हैं, सम्राट का शासन वहाँ आज भी होता है। वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ कौन होते हैं? सम्राट होते हैं, चाहे वो राजा हो या रानी। तब यहाँ का प्रशासन कैसे चलता? यहाँ संविधान नहीं है तो यहाँ का प्रशासन जो है वो रूढ़िगत विधि या प्रथा के अनुसार चलता है। क्योंकि यूके इंग्लैंड का जो समाज है उसमें कुछ प्रथा और रूढ़ी जो है स्थापित है, जिसको ना तो राजा तोड़ सकता है, ना ही नेता तोड़ सकता है, ना ही कोई जनता तोड़ सकती है। और वही उनका क्या है? मूल सिद्धांत के रूप में उनके समाज में समाहित है, निहित है, और उसी के द्वारा उनका शासन प्रशासन चलता है। अब तो खैर वहाँ भी बहुत सारे अधिनियम कानून बनाए गए हैं और बना करके लिखित रूप में रखे गए हैं, लेकिन संविधान जैसा कोई मूल मानक वहाँ पे बना करके जिसको संविधान कहा जा सके, वैसा कोई दस्तावेज या पवित्र ग्रंथ नहीं तैयार किया गया है जिसको संविधान कहा जा सके। जैसे कि अमेरिका में या भारत में एक संविधान है जिसका नाम संविधान है, जिसमें मूल मानक दिए गए हैं, सारे चीज़ें हैं, उसका हम लोग अनुसरण करते हैं, सम्मान करते हैं, वैसा कोई वहाँ पे दस्तावेज नहीं है। तो ये हो गया USA UK यानी संविधान का। देखिए अब अगला टॉपिक ये देखते हैं कि संविधान का विकास कैसे हुआ होगा किसी भी देश में, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, किस लिए हुआ विकास इसका। तो संविधान का विकास क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जो जानना चाहिए वो जानना चाहिए भारत की 1947 से पहले की स्थिति। किससे पहले? 1947 से पहले की स्थिति। 1947 से पहले एक और घटना हुई थी, 1600। देखिए जब यहाँ बाबर आते हैं, बाबर का आक्रमण होता है, तो वो मुस्लिम था, आक्रमण किया, भारत को जीत लिया, दिल्ली को जीता, इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हरा दिया और दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली के राजगद्दी पे जब बाबर बैठता है तो एक विदेशी शासक की हैसियत से नहीं बैठता है, वो इस देश को अपना लेता है, इस देश को वो अपनी मातृभूमि बना लेता है। भले वो हमारे लिए विदेशी था, वो एक मुस्लिम था, लेकिन जब वो यहाँ आया तो वो यहाँ पे बस गया। ऐसा नहीं था कि यहाँ शासन किए, प्रशासन किए, लूटिए, पैसा इकट्ठा किए और चले गए, वैसा उसका वैसा कंसेप्ट नहीं था। उसको यहाँ पे रहना, यहाँ पे शासन प्रशासन करना और इसे ही अपना मातृभूमि बनाने का उसके अंदर क्या था? आशय था, और उसने वैसा ही किया। वो लोग यहाँ आके बसे, यहाँ पे शासन की, इसको अपना देश बना लिए, अपना प्रजा, ये सब जो भी होता है, राजा का एक साम्राज्य उसको स्थापित किए और उसके वंशज शासन करते रहे। पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा मुगल एम्पायर, पूरा मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, क्या क्या था, सब हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं। तो मुगल का शासन जब था तो यहाँ की जनता उसे अपना राजा मानती थी और उनके साथ सहृदय प्रेम के साथ रहती थी। लेकिन जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो व्यापार करने आई, लेकिन जब देखी कि यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, यहाँ देश तो बहुत बड़ा है, धन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे राजा हैं, जो छोटे छोटे सामंत हैं, जो नेता हैं, जो समाज को चलाने वाले प्रशासक हैं, उनमें आपस में बहुत मतभेद है, एकता का अभाव है। और इस एकता के अभाव का उन्होंने लाभ उठाया और दो राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू किया। और
सब राजा को जब आपस में वो लड़ाए तो उन्हें राजनीतिक फायदा मिला और उनको यहाँ पे शासन स्थापित करने का समय मिला और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, राजनीतिक पावर स्थापित कर लिया और वो यहाँ के शासक बन गए। लेकिन शासक बने तो वो इसको मातृभूमि नहीं, उन्होंने इसको अपना एक उपनिवेश बनाया, कॉलोनी बनाया, जिसका बनाने का उद्देश्य क्या था, यहाँ से जितना संभव हो सके धन को निकाल करके वो अपने देश ले जा सके। और जब वो इस कंसेप्ट के साथ काम किए तो वो यहाँ की जनता का शोषण करना शुरू किए। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नील की खेती करवाते थे, ज़बरदस्ती खेती करवाते थे और जो भी होता था खेती उसको लेके चले जाते थे, पैसा नहीं देते थे, अधिक राजस्व लेते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल करते थे। तो ये सब क्या था, शोषण का उनका हथियार था। और उस शोषण से क्या हुआ कि हम लोग गरीब होते चले गए और इतने गरीब हो गए कि यहाँ के किसान को खाने तक का अन्न नहीं था, वो भूखे मरने लगे, ऋण में इतने दब गए कि वो ऋण के चक्कर में आत्महत्या करने लगे, साहूकार ने उनका सब कुछ लूट लिया। तो हम लोग हो गए गुलाम। इसी को कहा जाता है गुलामी, इसी को कहा गया गुलामी। तो हम लोगों ने किसकी गुलामी देखी, अंग्रेजों की गुलामी। जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी देखी, शोषण देखा, अत्याचार देखा, मानव को कोई अधिकार नहीं, एक नेता है, एक शासक है जो बैठा है चेयर पे, वो जो कह दिया वही कानून है, जो वो बता दिया वही कानून है, जो वो कहा वही करिए, जो वो सुनने के लिए कह रहा है वही सुनिए, वो कह रहा है मत खाओ मत खाइए, जो कह रहा है पहनिए पहनिए, कह रहा है खेती करो तो खेती करो, नहीं कर रहा है नहीं करिए। इसका मतलब कि आप एक मानव है, लेकिन आपको मानव होते हुए भी आपको कोई अधिकार नहीं है। जबकि एक एनिमल को, एक पशु को अपने इच्छा से खाने टहलने बैठने उठने का अधिकार है, नेचर ने उसे दिया है। उसको अगर इच्छा है कि वो खड़ा हो तो आप उसको बैठा नहीं सकते, आप ही को मार के भगा देगा। अगर उसका मन है खाने का तो वो टहल टहल के कहीं भी घूम करके खा के चला आता है। अगर उसका मन है बैठने का तो वो बैठेगा, और उसका मन है नहाने का तो कहीं जा कर के जहाँ पानी देखेगा वहाँ बैठ करके नहा लेगा। तो जब एक पशु जानवर इतना स्वतंत्र हो सकता है तो एक मानव क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकता। यही विचार सबसे पहले अमेरिका के पास आया, क्योंकि अमेरिका भी किसका गुलाम था, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का वो भी गुलाम था। और जब अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता का महत्व पता चला, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी का महत्व पता चला, तब वहाँ पे स्वतंत्रता की क्रांति शुरू होती है, वहाँ पे स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू होता है। जैसे हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसलिए वैसे ही उन लोगों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की कड़ी लड़ाई लड़ी और उसमें वो विजयी हुए और अमेरिका स्वतंत्र हुआ। जब स्वतंत्र हुआ तो उनको गुलामी की कड़वी यादें दिल के अंदर थी, इसीलिए उन्होंने विचार किया कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जो मूल विधि हो, जिसका उल्लंघन एक शासक भी न कर सके। क्यों? क्योंकि जब जनता किसी नेता को बहुमत से जिता देती है तो वो नेता क्या हो जाता है, अपने आप को तानाशाह समझता है, वो पूरा पावर में आ जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो जो जनता आपको चुन करके भेजती है सरकार चलाने के लिए, वही सरकार यदि जनता का शोषण करने लगे, जनता को ही लूटने लगे, तो फिर वैसी सरकार बनाने से क्या फ़ायदा, बताइए। मान लीजिए आपको हम सरकार बना दिए, कह दिए अच्छा जाइए XYZ आप जाइए, आप ये बिल्डिंग है इसका रखवाली करिए और जो भी इससे होता है इनकम उसका अपना हिसाब उसाब रखिए। आप गए, अब पूरा एकदम करप्ट हो गए, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं है, ना रख रखाव है, कुछ नहीं है। तो फिर आपको जिम्मेदारी देने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपका पावर देना मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि आपने मेरा ही जीना दुश्वार कर दिया। तो इसीलिए अमेरिका के लोगों ने विचार किया कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसका उल्लंघन कोई भी न कर सके।
चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कोई भी नहीं कर सकता उसका उल्लंघन, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी। आप विदेश का भी अगर संविधान है तो उसको आपको सम्मान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस देश का संविधान है। इसलिए देखते हैं जब कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो जब हमारे देश में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होता है तो वो भी सम्मान और आदर के साथ क्या करता है? खड़ा होता है, उसका आदर और सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय पहचान है, वो हमारा संविधान में लिखा है, और वो हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारे देश का गौरव और मान सम्मान को बताता है। इसलिए सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अधिकारों के लिए, देश के शासन प्रशासन को कैसे चलाना है, किस सिद्धांत पे चलाना है, उसको बना करके एक दस्तावेज में रख दिया। और जिस दस्तावेज में इन सिद्धांतों को रखा गया उसी को कहा गया संविधान। और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक लाइन में, जनता को सरकार के शोषण से बचाने के लिए, ताकि जनता जब किसी नेता को बहुमत से चुन करके सरकार बनाने के लिए भेजे तो वह सरकार जनता के हित के विरुद्ध कोई काम न कर सके। क्यों न कर, कैसे नहीं कर पाएगा? क्योंकि जनता ने पहले ही से एक संविधान बना रखा है, उसमें सारे नियम कायदे सिद्धांत लिखा हुआ है और आपको उसी के अनुसार शासन चलाना है। आप उसके बाहर नहीं जा सकते। आप उसके बाहर जैसे ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमने बैठा रखी है, वो आपके कानून को अवैध शून्य घोषित कर देगा, आपका कानून खत्म। तो संविधान का निर्माण कौन करता है? अब ये देख लीजिए। संविधान तो समझ में आ गया होगा, आई होप। संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान क्या होता है, संविधान कैसे आया, कहाँ से आया, इसका कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको ही बता दिया। अब ये समझिए कि संविधान बनाता कौन है, इसका मेकर कौन है, कौन इसको बनाता है। तो हमारे संविधान का जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना का पहला लाइन, पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना है, जब प्रस्तावना का पहला लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिक। कौन? भारत के नागरिक जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। उन लोगों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके संविधान को बनाया है। या विश्व के कोई भी संविधान जो होता है, वहाँ की देश की, जो भी देश है जिसका भी संविधान है, उस देश की जनता के द्वारा बनाया जाता है। चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, दो प्रकार से हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष कब होगा? जब सारे लोग एक जगह बैठे और संविधान लिख ले तो प्रत्यक्ष हो गया। क्योंकि मान लीजिए हमारे जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के सारे लोग आए, बैठ जाए एक जगह, एक हॉल में, एक ग्राउंड में, और आपस में विचार करके जब संविधान का निर्माण कर लें तो ये हो गया प्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए कि आप दो लोग रूम पार्टनर हैं और कब खाना बनेगा, कब हम लोग पढ़ेंगे, कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे, दोनों मिल करके अपना टाइम टेबल बना लिए, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। अब आप टाइम टेबल ना बनाएं, आपकी मम्मी को टाइम टेबल बना के भेज दें। मान लीजिए आप कहें हमसे संभव नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे, ऐसा है मम्मी तुम बना के भेज दो, तो जब आपकी मम्मी बना के भेज दे तो हो गया अप्रत्यक्ष। वैसे यहाँ पे जब जनता स्वयं इकट्ठा होकर के बना ले तो वो प्रत्यक्ष, जब जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संविधान बनाए तो अप्रत्यक्ष। तो जो भारत का संविधान है वो कैसे बना था?
तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए थे। हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुन करके आए थे। किसके द्वारा चुने गए थे? जनता के द्वारा। और वही प्रतिनिधि संसद में बैठ करके संविधान सभा का निर्माण किए और वही संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान का निर्माण किसने किया है, तो आप क्या बताएंगे? बी द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में याद रखिएगा, या हिंदी में हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों के द्वारा क्या किया गया है? भारत का संविधान बनाया गया। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि बी द पीपल ऑफ इंडिया ने क्या किया था? अपना प्रतिनिधि चुना और वो प्रतिनिधि कहाँ गए? संविधान सभा में। और संविधान सभा ने क्या किया? संविधान का निर्माण किया। वही संविधान आज हमारे देश में क्या है? लागू है। तो ये है हमारा संविधान। अब हम लोग एक टॉपिक और है उसको थोड़ा सा देखते हैं, वो है संवैधानिक विधि। क्या है ये? संवैधानिक विधि। लास्ट देखिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है संविधान और संवैधानिक विधि में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि संविधान क्या है, संवैधानिक विधि क्या है। आज अच्छे से समझ लीजिए कि संविधान क्या है, संवैधानिक विधि क्या है। संविधान तो समझ गए कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? लैंड ऑफ लॉ है, विधियों की माँ है, या सुप्रीम लॉ है, या इसको ग्रांड नॉर्म कहिए, मूल मानक कहिए। विधि शास्त्र की भाषा में इसको मूल मानक कहा जाता है। तो ये मूल मानक है। कौन? संविधान। संवैधानिक विधि क्या है? संवैधानिक विधि क्या है? तो संवैधानिक विधि क्या है, इसको जानने के लिए हम आपको बताए हैं सरकार का ढांचा। पता है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यानी सरकार। सरकार हम बताएं आपको, ठीक। सरकार के 3 अंग बताएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका, है ना। इस तीनों को विनियमित करने के लिए, क्या करने के लिए? विनियमित करने के लिए। क्या करने के लिए? विनियमित करने के लिए। इनके संरचना और संबंध, क्या करने के लिए? इनकी संरचना और संबंध। किसको विनियमित करते हैं? इनकी संरचना को और इनके संबंध को। क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में कुछ न कुछ संबंध होते हैं। क्योंकि ये पूरा एकदम एक दूसरे से हट करके नहीं कुछ काम कर सकते। आपका दोनों हाथ है, जब दोनों हाथ का सहयोग नहीं होगा कोई चीज नहीं उठेगा। मान लीजिए ताली बजाना है, एक हाथ अकेले बजा लेगा? नहीं बजाएगा। दोनों का सहयोग जरूरी है। तो वैसे ये सरकार के 3 अंग हैं और सरकार को चलाने के लिए इन तीनों अंगों में सहयोग और समन्वय होना आवश्यक है। अगर इनमें सहयोग और समन्वय नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी। कभी कभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर दिया, आनन फानन में संसद क्या करती है? उसके विरुद्ध कानून बना देती है। तो ये सहयोग हुआ कि असहयोग? ये हो गया असहयोग, दोनों में बिखराव आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट एक कोई दूसरा जजमेंट देता है, फिर उस पर सफाई दिया जाता है, फिर मीडिया में उसका प्रचार होता है, फिर बहस होता है, फिर जाकर के विवाद का समाधान होता है। अक्सर होता है जब कोई ऐसा लीडिंग केस आ जाता है, जैसे सारा बानो का केस आ गया था। मुस्लिम महिला को भरण पोषण दे दिया गया, तलाक के बाद मुस्लिम समाज में अफरा तफरी मच गई। क्योंकि मुस्लिम में क्या है? तलाक के बाद इद्दत होता है। इद्दत 3 महीने का होता है नॉर्मल में। अगर पति मर जाए तो 4 महीने 10 दिन का होता है। और वही 4 महीने 10 दिन तक पति क्या देगा? भरण पोषण देगा। उसके बाद उसका पति भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोनों स्वतंत्र है, जहाँ चाहे शादी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कोई पति का जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हिंदू विधि में क्या है? तलाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पति हैं तो आपका जिम्मेदारी है कि पत्नी का भरण पोषण करें। भले पत्नी आपसे तलाक लेकर के अपने मायके में रह रही है, जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती, दूसरा शादी नहीं करती है, तब तक आप उसको भरण पोषण देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके पति हैं। हिंदू विधि में ये है, मुस्लिम विधि में ये परंपरा नहीं है। लेकिन
इस परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लागू करना चाहा? मुस्लिम महिला पे। इसका खूब मुस्लिम समाज में विरोध हुआ। इस विरोध को शांत करने के लिए क्या करना पड़ा? फिर संसद को कानून बनाना पड़ा। फिर कानून बना मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। फिर उसमें प्रावधान किया गया कि मुस्लिम पति तलाक के बाद इद्दत काल तक भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद महिला को उसके माता पिता, उसके वंशज जो भी उत्तराधिकारी होंगे वो भरण पोषण देंगे या फिर अपनी कमाई से करेगी। अगर कोई नहीं है भरण पोषण करने वाला तो कौन करेगा? तो राज्य वक्फ बोर्ड, जो उसका वक्फ बोर्ड होता है मुस्लिम में, वो उसको भरण पोषण देगा। ये प्रावधान किया गया। तो कभी कभी क्लैश हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में और कानूनी व्यवस्था में। तो इससे क्या होगा? तनाव आ जाएगा समाज में, बिखराव आ जाएगा। तो इस बिखराव और तनाव को रोकने के लिए ही तीनों में समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। और समन्वय कैसे? तो इसकी संरचना में भी और इसके संबंधों में भी। और इसको विनियमित करने के लिए जो भी विधि बनती है उसी को हम बोलते हैं संवैधानिक विधि। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो प्रशासनिक विधि। जो प्रशासनिक विधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये क्या करती है? प्रशासन को विनियमित तो करती है। जितना भी प्रशासन है, प्रशासन क्या है? कार्यपालिका का एक अंग है, कार्यपालिका का एक इकाई है जो कार्यपालिका से निकला है। और प्रशासनिक विधि क्या करती है? उस पूरे प्रशासन को रेगुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वह लोगों के जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन न कर सके और वह लोगों के हित में, लोक कल्याण में कार्य करे। इसलिए प्रशासनिक विधि क्या है? इसका जन्म होता है प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए। तो संवैधानिक विधि क्या है? तो जो इन तीनों अंगों को यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की संरचना और संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाई जाती है वो संवैधानिक विधि है। यानी संवैधानिक विधि कहाँ से निकलती है? संविधान से। कहाँ से निकली? संविधान से। संविधान से निकली और क्या काम की? तो जो सरकार के 3 अंग थे, इसकी संरचना को और इसके संबंधों को, जो इनके आपस में संरचना और इनके जो आपस में संबंध है उसको विनियमित कर रही है। और जब ये विनियमित करती है तो इसी को हम लोग कह देते हैं संवैधानिक विधि, क्योंकि वो संविधान के अनुसार ही तो कर रही है। संविधान के अनुसार क्या कर रही है? सरकार में समन्वय स्थापित कर रही है, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में समन्वय स्थापित कर रही है ताकि तीनों अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए आपस में सहयोग के साथ इस प्रकार कार्य करें कि सरकार का सुचारू रूप से संचालन हो, देश का विकास हो, समाज की उन्नति हो और समाज आगे की तरफ अग्रसर हो। तो हम लोग आज क्या पढ़े? पहले आप ये देख लीजिए। हम लोग पढ़े संविधान। संविधान क्या होता है, संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कब हुआ, कौन सा देश पहली बार निर्माण किया, इसके बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया। तो संविधान एक दस्तावेज होता है जिसको पवित्र श्रेष्ठता प्राप्त होता है। इसमें सरकार के ढांचे, संरचना, महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन होता है। संविधान ये होता है। इसके बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, वो है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना। किससे संरक्षण? सरकार के विरुद्ध संरक्षण, ताकि कोई सरकार जो बहुमत से जो नेता बहुमत से आता है, जो प्रधानमंत्री बहुमत जीत करके संसद में बैठा है, सरकार चला रहा है, वो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न कर सके, नागरिकों का शोषण न करे, उन्हें गुलाम न बना सके। इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया ताकि कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे जो भी आए, XYZ जो भी सरकार आए, वो संविधान के अनुसार ही चलेगा। वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करेगा तो सरकार को हटाने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास। जो उसको चुन के भेजी है वही उसको हटाती भी है, क्योंकि आप 5 साल शासन करेंगे, 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर आप कम बैक कहाँ जाएंगे? उसी समाज में जिसने आपको नेता मंत्री बनाया था, पुनः आपको उसी के पास जा करके पुनः उसी से वोट मांगना पड़ेगा। अगर आपने गलत काम किया है तो जनता इतना होशियार बेवकूफ़ थोड़ी है कि आपको दोबारा वोट देगी, देवे नहीं करेगी, कहेगी बात अच्छा काम नहीं किया, इसको भगाओ।
फिर वो नया प्रतिनिधि चुनेगी, आपको चुनेगी नहीं। तो समाज के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। आप इतना याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, इसका परिचय, उसका सरकार क्या होता है। तो सरकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप है। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को मिला करके हम खिचड़ी पका देंगे तो वो हो जाएगी सरकार। उसके बाद हम लोग देख लिए संवैधानिक विधि। तो इस सरकार को विनियमित करने के लिए, इसके संबंधों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो विधि बनती है उसको बोलते हैं संवैधानिक विधि। और संवैधानिक विधि कैसी होती है, संविधान के अनुसार होती है। तब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो इसका विकास देखेंगे, संविधान का विकास कैसे हुआ वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सब देखेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अभी यूट्यूब पे नए हैं और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जाएंगे हम आप लोगों से ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकेंगे, आपकी क्वेरी को हम डायरेक्ट ले सकेंगे, डायरेक्ट तुरंत उसी समय उसका हम आंसर दे सकेंगे और हमारा क्लास इफेक्टिव हो सकेगा और आपको और अच्छा क्लास मिल सकेगा। तो इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सकता है अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी ग्रुप हैं वहाँ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इसके सब्सक्राइबर हैं वो तेज़ी से बढ़ें, ताकि और भी अच्छे से हम आपको पढ़ाएं और अच्छे से